वेलकम दोस्तों, और इतिहास पर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं और विषय है 1857 के विद्रोह का महत्व, प्रभाव और परिणाम। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है आप पूरे वीडियो को देखिए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि 1857 का विद्रोह यह है एक बहुत बड़ा विद्रोह था जिसमें भारत के सभी वर्गों की भागीदारी थी। तो देखते हैं कि यह विद्रोह भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो इसका महत्व, प्रभाव और परिणाम इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो चूंकि यह भारतीय लोगों के द्वारा विद्रोह था और अंग्रेजों के विरुद्ध था, इसलिए इसका प्रभाव तो हम ही पर पड़ना था या फिर अंग्रेजों पर पड़ना था। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे लिए, भारत के लिए इस विद्रोह के मायने क्या थे। विद्रोह तो था ही, तो हम यहाँ कहते हैं कि यह विद्रोह एक उद्घोष था। इस बात का उद्घोष था, यह विद्रोह एक उद्घोष था कि हम अपना डेस्टिनी स्वयं तय करेंगे। यह एक विद्रोह था कि हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम उपनिवेशवाद के किसी भी रूप को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम अपने धार्मिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम अपने सांस्कृतिक मामले को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और उसमें किसी फिरंगी का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम किसी प्रकार राष्ट्रीय अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम अपने जीवन मृत्यु या तत्कालिक लाभ हानि की परवाह किए बिना अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाकर रहेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम अपने लोगों और अपने संसाधनों के खुद मुख्तार होंगे। यह उद्घोष था कि हम एक राष्ट्र के रूप में संप्रभु बनकर रहेंगे। यह एक उद्घोष था कि हम अनंत काल तक अपने राष्ट्र का अलख जगाते रहे। तो दोस्तों, अब इन बातों से आप समझ सकते हैं कि यह क्या ब्लूप्रिंट था। इस विद्रोह का ब्लूप्रिंट क्या था। आप कहने के लिए अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग वर्ग के लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिया। अंग्रेजों ने तो इसे केवल म्यूटिनी कहकर इसके कद को छोटा बनाने का कोशिश किया। ठीक है, आप इसे म्यूटिनी कहें, आप इसे गदर कहें, आप इसे सिपाही विद्रोह कहें, आप इसे नेशनल अपहेवल कहें, आप इसे राष्ट्रीय क्रांति कहें, आप इसे स्वतंत्रता संग्राम कहें, जो भी कहें, लेकिन इसका प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक था ना। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि अगर भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव था कि राष्ट्रवाद जागृत हुई। राष्ट्रवाद ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई नई चीज थी, लेकिन इस बार दिखा कि राष्ट्रवाद भी कोई चीज है। हम राष्ट्र के नाम पर सब कुछ कर सकते हैं और हम राष्ट्र के नाम पर चाहे किसी समाज से आते हों, किसी वर्ग से आते हों, किसी धर्म से आते हों, किसी क्षेत्र से आते हों, किसी संप्रदाय से आते हों, हम एक हैं और हमने एक साथ मिलकर यह विद्रोह किया। तो यह प्रभाव था कि राष्ट्रवाद, और हमने यह भी कह दिया कि हम ये उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, हम संप्रभु बनेंगे। और यह प्रभाव पड़ा। अब अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी भी थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। अंग्रेज पर प्रभाव यह था
कि पहली बार अंग्रेजों को समझ में आया कि भारतीय अपने छोटे छोटे विवादों से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं। अंग्रेजों को समझ में आया कि भारत में उनका उपनिवेश बचाना अब संभव नहीं लगता है। तो अंग्रेजों के मन में एक भय सा व्याप्त हुआ कि शायद वो सोचने लगे कि भारतीय उपनिवेश से अब हमें अपना हाथ धोना पड़ेगा। तो और हुआ भी ऐसा। बड़े लखनऊ का कमिश्नर अपने सारे ईसाइयों को बुलाकर एक मिलिट्री कंटेनमेंट में जाकर छिपा, लेकिन मारा गया और हजारों की संख्या में ब्रिटिश सेना मारी गई। तो प्रभाव तो इस तरीके से था भारतीयों पर भी कि भारतीय कई वीर शहीद हो गए। कुछ तो लड़ते लड़ते मारे गए, कुछ को सूली पर चढ़ा दी गई, कुछ को जेलों में बंद कर दिया गया, कुछ को गोलियों से उड़ा दिया गया। आप याद करें बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों को खूनी दरवाजा पर गोली से उड़ा दिया गया और उनके मृतक शरीर को उसके छत से लटकाकर लगातार कई दिनों तक रखा ताकि दिल्ली के लोग देखें, उनके मन में एक दहशत फैले और वे इस विद्रोह से अपनी दूरी बनाए। कई लोगों को तो अपना देश छोड़कर ही भाग जाना पड़ा। अब देखिए ये तांतिया तोपे, उनको नेपाल में जाकर और उनका अंतिम समय, कई लोगों को तो क्या हुआ कि देश निकाला ही कर दिया, अपने स्थान से विस्थापित कर दिया। बहादुर शाह जफर को ही देखिए क्या भेज दिया, चलिए भाई उनको म्यांमार में भेज दिया। तो इस तरीके से बड़ी रूथलेसली, बड़ी निर्दयता पूर्वक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया। तो इसमें हजार की संख्या में हमारे लोग शहीद हुए और लेकिन वो अपना कदम पीछे नहीं खींचे। तो ये तो असर था कि दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, लेकिन अंततः क्या हुआ कि इस विद्रोह को दबा दिया गया। यह विद्रोह असफल होने का मतलब कहीं से नहीं है कि यह महत्वहीन हो गया। महत्व तो था, राष्ट्रवाद तो थी, और राष्ट्रवाद का जो स्वरूप इस विद्रोह के समय दिखा वह काबिले तारीफ है, अनुकरणीय है और सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी यह हमें गर्व की अनुभूति दिलाता है। तो चलिए ये सारी घटनाएं तो हो ही रही थी। अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। विद्रोह तो दबा दिया गया। विद्रोह दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब अगर कोई ऐसी घटना पुनः घटती है तो इससे पार पाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए 1858 में क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र दिया और यह घोषणा पत्र बड़े महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण किस मामले में था कि सबसे पहला काम तो इसने क्या किया, देखिए 1857 के विद्रोह तक युद्ध तक, या ऐसा कहें कि क्वीन विक्टोरिया के घोषणा जारी होने के पहले तक भारत पर ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन इस घोषणा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन के अधिकार को समाप्त कर दिया और कहा नहीं भाई, इतने बड़े साम्राज्य पर, इतने लाभदायक साम्राज्य पर, इस उपनिवेश पर यह कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी शासन नहीं कर सकती है। और भारत का शासन सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया। अब भारत में जो सबसे उच्च अधिकारी पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल्स, तो कहा कि गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल दिया। कहा कि नहीं भाई, ये गवर्नर जनरल नहीं होंगे, इनका नाम क्या होगा, ये होंगे वायसराय। और ये वायसराय क्या होंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि नहीं होंगे बल्कि ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। उनका चयन, उनका नियंत्रण, उनका देखरेख, उनके कामों की समीक्षा सब कुछ कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। तो यह काम कर दिया। तो इस तरीके से शासन परिवर्तन, एक तरह से कहें
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर अब ब्रिटिश सरकार भारत में शासन चलाने का काम सीधे अपने हाथों में ले। शासन की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या हुआ, एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद निर्मित किया गया। और ये पद क्या था, ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे का था। और कहा इनकी भी एक परिषद होगी, तो इनका 15 सदस्यीय परिषद बना दिया गया और उसके मदद से ये भारत के शासन का सुव्यवस्था करते थे, उसकी निगरानी करते थे, उसका देख रेख करते थे और जहां जरूरत होती थी निर्देश देते थे या हस्तक्षेप करते थे। तो इस तरीके से शासन ने तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन शासन में परिवर्तन करने से क्या होगा? असली बात तो है कि अगर भारतीय लोगों का विश्वास न जीता जाए तो जिस स्तर का राष्ट्रवाद इस दौरान उदित हुआ था उसकी पुनरावृत्ति तो असंभव है। तो इस हालत में अंग्रेजों ने कई सारे वायदे कर दिए, कई नियम बना दिए। कहा कि भाई जिन देशी रियासतों के राज्य पर सीधे ब्रिटिश का या कंपनी का नियंत्रण नहीं स्थापित हुआ था, उनके मामले में अब उनका विलय नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश राज में उनका विलय नहीं होगा, उनके शासन का अधिकार बना रहेगा और इन राजा, शासक, नवाब जो भी थे देशी रियासत के जो नायक थे, तो कहा कि उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनके पद का सम्मान दिया जाएगा, उनका विलय नहीं किया जाएगा, उन पर किसी तरह का आक्रमण नहीं किया जाएगा और वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन चला सकें। तो एक मांग तो यह भी थी ना कि जब इस विद्रोह में रजवाड़े शामिल थे तो वो तो चाहते थे, विलय नीति के विरोधी थे। डलहौजी का जो विलय नीति था कि हम सब राज्य को किसी न किसी बहाने, किसी को युद्ध के बहाने, किसी को संधि के बहाने, किसी को उत्तराधिकार के बहाने हम हड़प कर लेंगे, तो यहाँ ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई जो राज्य बचे हैं उनका विलय ब्रिटिश शासन में नहीं किया जाएगा। चलिए, एक बात हो गई। दूसरी बात कहा कि भाई समाज के लोगों का क्या होगा, धार्मिक लोगों का क्या होगा? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ के सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अब नतीजा देखिए ना कि जब कई महत्वपूर्ण कानून यहाँ तक कि भारतीय लोग भी कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार इससे बचने का कोशिश कर रही थी, जैसे विधवा पुनर्विवाह की बात हो, तो ऐसे कानून बनाने में ब्रिटिश सरकार इसलिए संकोच कर रही थी क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कहा कि भाई जो हायरार्की है समाज की उसको हम बनाए रखने में मदद करेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जमींदारों को के साथ कोई अत्याचार नहीं। कहा कि भाई कई युवा थे जो अब तो पढ़ लिख गए थे, तो कहा कि भाई वहां ब्रिटिश कंपनी के शासन के दौरान क्या होता था दोस्तों कि वंश के आधार पर नियुक्तियां दी जाती थी, लेकिन इस क्वीन विक्टोरिया के घोषणा के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में जो भी नौकरियां होगी वह योग्यता के आधार पर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रिस्पेक्टिव टू देयर कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो इन चीजों पर गौर किए बिना जो जिस पद के योग्य होगा, काबिल होगा, वैसे लोगों की नियुक्ति की जाएगी। और कई तरह से उसने लोगों को कहा कि भाई किसानों के समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह के घोषणा पत्र के माध्यम से तत्काल तो क्वीन विक्टोरिया ने, या ऐसे कहें कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने लोगों को संतुष्ट करने का कोशिश किया और उसके बाद यह डायरेक्ट ब्रिटिश रूल भारत में स्थापित हुआ। तो दोस्तों अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो ऐसा नहीं कि विद्रोह से हमें कोई लाभ नहीं हुआ,
यही तो परिणाम हम देख रहे हैं कि भाई अंग्रेजों को यह मानना पड़ा कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम जो राजे रजवाड़े हैं उनके सम्मान की सुरक्षा करेंगे, हम उनके राज्य के अधिकार को नष्ट भ्रष्ट नहीं करेंगे, उनका ब्रिटिश राज्य में विलय नहीं करेंगे। तो इस तरह के कई वादे किए और नतीजा क्या हुआ कि अब कंपनी की जगह क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित हुआ। तो दोस्तों, आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए